हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। और 10वीं क्लास के लिए आरबीएसई के लिए आज अपने तीसरे पाठ में आगे देख रहे हैं। तो मेंडलवाद की पुनः खोज मैंने आपको बता दी थी। ये रहा मेंडलवाद की पुनः खोज, ये आपको याद करना है। अब इसमें इस पाठ को पढ़ने से पहले कुछ अपने को टर्म्स याद करनी है, आनुवंशिक शब्दावली जिसको बोलते हैं, तो वो आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। आनुवंशिक शब्दावली में सबसे पहले देखो याद करना है जीन। ये 15-20 टर्म्स है। जीन वह कारक जो किसी लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? जीन। वह कारक जो लक्षण को, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं उनको, और जो किसी भी सजीव शरीर के अंदर जो भी लक्षण उत्पन्न होते हैं उनका कंट्रोल जो करने वाली जो संरचना है उसको हम जीन कहते हैं। मेंडल इसके लिए जीन को कारक बोलता था। मेंडल क्या बोलता था? कारक। और बाद में जोहानसन नाम ने, जब जीन का पता चला तो जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या नाम दिया था? जीन नाम दिया था। पहली परिभाषा। दूसरी, युग्म विकल्पी, एलिलोमॉर्फ और एलिल। अब युग्म और विकल्प, अब इसमें देखो दो विकल्प का मतलब आप जानते हो, जब कोई अपने पास दो ऑप्शन हो उसको हम विकल्प बोलेंगे, ठीक है ना। एक ही हो तो उसको विकल्प थोड़ी बोलेंगे। इसमें क्या है कि मेंडल ने देखा कि जो लक्षण होते हैं उनको नियंत्रित करने वाले जीन या जो कारक, मेंडल के संदर्भ में तो हम कारक ही बोलेंगे, तो उसके दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं। दो विपर्यासी एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे से उल्टे, मतलब स्वरूप यानी उसके रूप होते हैं। उन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलेंगे? युग्म विकल्प बोलेंगे। जैसे मान लो पौधे की ऊंचाई का एक लक्षण है, ध्यान दें शब्दों पे। पौधे की ऊंचाई एक लक्षण है। पौधे की ऊंचाई क्या है बच्चों? एक लक्षण है। अब उसको नियंत्रित करने वाले जो कारक है ना, उसके दो विकल्प है। एक विकल्प तो ये कहता है कि पौधा लंबा होगा, और दूसरा विकल्प ये कहता है कि जी नहीं, पौधा तो बौना होगा। तो विकल्प हो गया ना, लंबा या बौना। तो लंबे को बड़े टी से और बौने को छोटे टी से दर्शाते हैं। तो ये दोनों के जीन के दो युग्म विकल्प हो जाएंगे, बड़ा टी और छोटा टी। तो ये युग्म विकल्प की परिभाषा यहाँ से आपको याद करनी है। अब आ जाओ जी समयुग्मजी। ये दोनों साथ में देखना, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। देखो ये युग्म विकल्प पर भी आधारित। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विकल्प एक समान हो, समयुग्मजी मतलब समान हो। जैसे बड़ा टी यानी दोनों प्रभावी होंगे, या फिर छोटा टी यानी दोनों अप्रभावी होंगे, ठीक है ना। ये ध्यान करना है आपको, ठीक है। या बड़ा टी छोटा टी दोनों एक जैसे हों, ठीक है। और भी लक्षण हो सकते। विषमयुग्मजी मतलब अलग अलग, जब दो लक्षण को एक लक्षण को नियंत्रित करने वाली जीन के दोनों युग्म विकल्प असमान हो, अर्थात उसका जो विकल्प है वो एक तो देखो बड़ा टी है प्रभावी है, एक छोटा टी है अप्रभावी है, ठीक है ना। ये दोनों ध्यान करना है यहाँ से, ठीक है। फिर ये दोनों ऐसे याद करने, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों साथ में। देखो लक्षण मतलब बाहर से देखने पर, और जीन मतलब जीन की संरचना। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप, व्हाट इज़ फिनोटाइप? फिनोटाइप क्या होगी? कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई सजीव जो है उसके जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, बाह्य प्रतीति, यानी बाहर से देखने पर वो कैसा लगता है। बाहर से देखने पर लगने वाले जो उसके गुण, एक्सटर्नल अपीयरेंस का मतलब बाहर से दिखाई देने वाले जो लक्षण है, वो उस ऑर्गेनिज्म के, उस सजीव के क्या कहलाते हैं बच्चों? लक्षण प्रारूप है। दैट मीन फिनोटाइप कहलाते हैं। क्या कहलाएगा वो? फिनोटाइप। लंबे पौधे जैसे समयुग्मजी, बड़ा टी या विषमयुग्मजी भी हो सकता है। देखो दोनों ये पौधे, जो ये पौधा यानी ऐसी संरचना वाला और ऐसी संरचना, दोनों पौधे लंबे होंगे, लेकिन एक समयुग्मजी होगा और एक विषमयुग्मजी है। लेकिन आप बाहर से देखा, पौधे खड़े हुए उसको देखा, तो वो क्या कहलाएंगे? लक्षण प्रारूप है कहलाएगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं जीन प्रारूप की। किसकी बात करेंगे? जीन प्रारूप की बात करते हैं। तो जीन प्रारूप है किसी भी सजीव की आनुवंशिकीय संरचना। जीनोटाइप इज ए जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोटाइप इसकी संरचना है, ठीक है। हाँ, अब देखो आगे जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप। ये परिभाषा याद करेंगे आप 6 नंबर बिंदु की। किसी सजीव की आनुवंशिकीय रचना को जीन प्रारूप कहते हैं। शुद्ध इसको समयुग्मजी बोलेंगे, जैसे इसमें लंबेपन का गुण आएगा। अशुद्ध या विषमयुग्मजी इसको ये जीन प्रारूप है, ये जीन प्रारूप है, ठीक है ना। लंबा पौधा कहना या बोना कहना, उसको हम डायरेक्ट जीन प्रारूप नहीं कह सकते। अब ऐसे ये दोनों 7वां और 8वां पॉइंट भी आप साथ में याद करेंगे, 7वां और 8वां। प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट करैक्टर एंड अप्रभावी रेसेसिव करैक्टर्स। प्रभावी लक्षण वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब ये F1 पीढ़ी क्या है, ये अभी पढ़ेंगे आगे, कि जब दो जनक पादपों के बीच क्रॉस कराने पर जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है उसको हम F1 पीढ़ी कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन के बाद में फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद में सेकंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो करैक्टर अपीयर होंगे
वो करैक्टर क्या कहलाते हैं, डोमिनेंट कहलाते हैं। जो करैक्टर अपने आप को अपीयर नहीं कर पाते हैं, अपने आप को वहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, वो कहलाते हैं रिसेसिव करैक्टर, प्रभावी। और जैसे लंबापन का गुण है मटर के अंदर, वो प्रभावी होता है, और बौनेपन का जो होता है वो क्या होता है बच्चों, अप्रभावी होता है। ऐसे ही 3 शब्द देखो, 9वें पॉइंट का एक संकर संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस, 10 नंबर पॉइंट है द्विसंकर क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस, और 11 नंबर त्रिसंकरण ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, और फिर ये साथ में ये भी हो जाएगा पॉली हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना। एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस और पॉली हाइब्रिड क्रॉस। तो अब देखो ध्यान से इसको, पहले एक संकरण यानी जब संकरण, ऐसा संकरण यानी ऐसा क्रॉस जिसमें एक लक्षण की वसानुगति का ही अध्ययन किया जाता है, ऐसा क्रॉस, उसमें क्या होगा कि केवल सिंगल करैक्टर की उस जो हेरिडिटी है, इसको हेरिडिटी शब्द बोलेंगे इंग्लिश में, हेरिडिटी का स्टडी किया जाएगा, दैट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, एक लक्षण की वसानुगति का अध्ययन करते हैं तो उसे एक संकरण कहते हैं। द्विसंकरण डाइब्रिड से दो, वह संकरण जिसमें 2 लक्षण यानी 2 करैक्टर की हेरिडिटी का स्टडी एक साथ में करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। त्रिसंकर संकरण ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, वह संकरण जिसमें 3 लक्षण यानी 3 करैक्टर्स की हेरिडिटी का एक साथ में स्टडी करोगे, दैट मीन्स ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। एंड आफ्टर दैट लक्षणों की बहुत सारे लक्षण एक साथ में हो जाए, मोर करैक्टर एक साथ में हेरिडिटी का स्टडी करेंगे, दैट मीन्स पॉली हाइब्रिड क्रॉस। फिर आपको 30 नंबर पॉइंट देखो, 13 नंबर बिंदु है परीक्षण संकरण टेस्ट क्रॉस, नाम से पता चल रहा है टेस्ट क्रॉस, वह संकरण। अब इसमें क्या होगा, जिस F1PD का क्रॉस जो रिसेसिव करैक्टर वाला जो जनक यानी पेरेंटल प्लांट है, उसके साथ में जब क्रॉस कराया जाता है वो परीक्षण संकरण कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। यानी वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है, वो परीक्षण संकरण कहलाता है। टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस में क्या होगा कि जब F1 जो जनरेशन है उसके प्लांट का जो रिसेसिव करैक्टर है, उस पेरेंटल जो जनरेशन उसके प्लांट के साथ में कराते हैं, दैट इज नॉन एज टेस्ट क्रॉस। ओके। 14 संकर पूर्वज या पश्च संकरण, नाम से पता चला है बैक क्रॉस, पीछे जाके। अब देखो F1PD यानी जो फर्स्ट जनरेशन के जो प्लांट है उनका का क्रॉस जो पेरेंटल में से किसी के साथ में करवा दिया जाए, वो बैक क्रॉस कहलाता है बच्चों। वो क्या कहलाएगा? बैक क्रॉस कहलाएगा। टेस्ट क्रॉस इज आल्सो ए बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस इज आल्सो बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस भी अपने आप में क्या है कि बैक क्रॉस है, क्योंकि इसमें भी F1PD के जो प्लांट है उसका पेरेंटल जनरेशन के साथ में जाके हम करवा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। व्युत्क्रम संकरण रेसिप्रोकल क्रॉस, वह संकरण जिसमें A पादप को नर और B पादप को मादा, यानी जिसमें देखो लंबा पादप नर के रूप में और बौना पादप मादा के रूप में काम करेगा, और दूसरे संकरण में इसको चेंज कर दें कि A पादप जो है वो मादा और B पादप को नर के रूप में करेंगे, तो ये व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। देखो रेसिप्रोकल क्रॉस कराया था मेंडल ने अपने जीवन में। रेसिप्रोकल जैसे इसको उदाहरण समझो, जैसे मान लो एक पादप है A और एक पादप B, एक नर है और एक मादा, एक समयुग्मजी है दूसरा भी समयुग्मजी है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, तो वही लक्षण प्रकट होंगे। नर और मादा को चेंज करने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो क्या कहलाता है बच्चों? रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। रेसिप्रोकल क्रॉस से मेंडल की वसानुगति जो है ना बच्चों वो प्रभावित नहीं होती। हालांकि बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने और कुछ बताए थे जिससे क्या है कि रेसिप्रोकल क्रॉस कराने पर वसानुगति जो है वो चेंज होती है, लेकिन मेंडल की वसानुगति चेंज नहीं होती है। जनक पीढ़ी देखो ये आ गई। संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण करवाया जाता है वो पेरेंटल जनरेशन कहलाता है, उसको जनक पीढ़ी कहते हैं। F1PD फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जनकों के यानी पेरेंटल जनरेशन के जो प्लांट्स होते हैं उनके बीच में संकरण कराने पर, क्रॉस कराने पर जो फर्स्ट जनरेशन प्राप्त होगी, दैट मीन F1PD। एंड F1PD के जो पादप है उनमें अगर अपने संकरण कराएं, सेकंड फिलियल जनरेशन F2PD। एक संकरण को प्राप्त अनुपात एक संकरण अनुपात, और द्विसंकरण के प्राप्त को अनुपात को हम क्या कहेंगे? द्विसंकरण अनुपात कहते हैं। तो ये 20 टर्म जो दे रखी है वो आपको याद करनी है। उसके बाद में मेंडल के अपने नियम पढ़ेंगे, इसका वीडियो कल डालेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको पढ़ो और याद करो, इसके पीछे प्रश्न उत्तर करने की
कोशिश करो।